हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। किस चैप्टर का? हमारे तीसरे चैप्टर का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ पे देख लीजिए। इसके पहले भी कई सारे टॉपिक, जैसे आपका इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारे टॉपिक जो है कवर किए जा चुके हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज हुआ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पहले 3 लेक्चर में कवर हो चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद कई 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक आपके सब्जेक्ट, हर एक जो है टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। ठीक, टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या होता है? जो लोगों को हिंदी थोड़ी कम पता होगी, टिकाऊ का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, मतलब ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो लंबे समय तक चले। अब इसका इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है, कम्युनिटी से क्या लेना देना है, हेल्थ से क्या लेना देना है। तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, टिकाऊ डेवलपमेंट, मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर वो 5 साल में गिर जा रही है तो बिल्डिंग बनाने में एक तो मटेरियल का नुकसान हुआ, दूसरी चीज़ जो लेबर है, टाइम है, इन सब का नुकसान हुआ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल बना उससे जो प्रदूषण फैला, फैक्ट्री में सीमेंट हुआ और भी चीज़ें हुई, और साथ ही साथ में जब बिल्डिंग गिरी उससे जो नुकसान हुआ, धूल गर्दा बिल्डिंग बनते टाइम में भी होता है। तो ये सारे जो है पर्यावरण में प्रदूषण का एक कारण होता है, पॉल्यूशन का एक कारण होता है। तो ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए, ऐसे ब्रिजेस बनाए जाए, ऐसे जो है आपका डेवलपमेंट किया जाए कि आपका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो लंबे समय तक चले। जैसे हमारी सरकार कहती है ना, ये ब्रिज 100 साल तक चलेगा, 200 साल तक चलेगा, 400 साल तक चलेगा। कुछ अंग्रेजों ने बनाए हुए ब्रिज है, जैसे हुगली का ब्रिज हुआ, ये सारे अभी तक चल रहे हैं, 100 150 साल चल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आपका जितना लंबा चलेगा पॉल्यूशन उतना कम होगा, क्योंकि एक ब्रिज बना अगर 10 साल में 2 बार बनाया जाएगा तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। अगर वही ब्रिज 50 साल तक चलेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, तो उससे कम पॉल्यूशन हुआ। तो एक बार में यानी ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा चीज़ें किया जाए जो कि आपका सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। तो आप ये समझ में आ गया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, क्यों जरूरी है। अब इसका हेल्थ से क्या रिलेटेड है? अब अगर पॉल्यूशन कम होगा तो हेल्थ किस पे जो है इफेक्ट कम पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसका मेन क्या होता है? मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू द मीट दियर आउन नीड। ठीक, मतलब ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि जो अभी की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम की वो भी पूरी हो जाए, फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। ठीक, तो ऐसी चीज़ें की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ें। इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग, यह किसके बारे में? कई चीज़ों के बैलेंस के बारे में, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बैलेंस के बारे में, सोशल वेलबींग के बैलेंस के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस। इससे क्या होगा? अगर टिकाऊ आपका डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट। सोशल वेलबींग, लोगों का वेलबींग होगा। जाहिर सी बात है, अगर पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों का भला होगा, और कोई चीज़ लंबे समय तक चलेगी तो भी लोगों का भला होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक ही चीज़ को बार बार बनाने में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, अगर एक बार में अच्छा बना देंगे तो लंबे समय तक चलेगा, पैसा कम लगेगा। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, इकोनॉमिक भी फायदा होगा। इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। तो की फीचर क्या है इसके? की फीचर्स क्या क्या होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, यानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका कंजर्व हो गया, यानी वो बचेगा। ठीक, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनर्जी हो गई, एनर्जी वाइजली, सॉरी एनर्जी मतलब यही सारी चीज़ें एनर्जी में आ जाती हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉयल हो गया, ऑयल हो गए, जो आपके आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ये बचेगा। जो चीज़ डेवलपमेंट एक बार में हो जाएगी और 2 बार में होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। प्रोटेक्ट होगा इन्वायरमेंट, आप जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। सपोर्ट होगा सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी को इंश्योर होगा कि सबको अगर एक चीज़ में पैसा बचेगा तो दूसरी चीज़ में लगेगा, जैसे कि सोशल इक्वलिटी होगी। अगर जो है डेवलपमेंट से कुछ बचेगा तो एजुकेशन में लगेगा, वाटर में लगेगा, हेल्थ में लगेगा, तो सारी चीज़ें होगी। प्रमोट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट होगा। इंकरेज होगा जॉब, जैसे जॉब इंकरेज होगा, इंडस्ट्री और इनोवेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्रमोट होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस का आपका एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं? तो आपके यूज कर सकते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक, यानी सोलर और विंड एनर्जी, ये दोनों चीज़ें जो है कर सकते हैं।
ठीक। तो एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होते थे, जैसे आप सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, विंड एनर्जी का यूज कीजिए। देखिए विंड एनर्जी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि यहाँ यूपी वाले जो होंगे या इधर में नहीं, जो पहाड़ी इलाके में होंगे या जो मरुस्थलीय इलाके में होंगे, वहाँ पे विंड एनर्जी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, आपको जो है विंड से एनर्जी बनाते हुए ज़्यादा मिल जाएगी। रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, जो वेस्ट है उसका रिसाइकिल करना, उसको रीयूज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, आप यूरिया का या जो आपके इनऑर्गेनिक जो है केमिकल्स हैं, इनका कम से कम यूज कीजिए, ऑर्गेनिक खादों का ज़्यादा यूज कीजिए, जिससे कि आपके जो मिट्टी है उसका प्रदूषण कम से कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, अगर हो सके जितना पॉसिबल हो, पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जगह पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, जिससे कि आपका जो है ये पोल्यूशन कम होगा। इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाइए, जितना हो सके इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स हो, इको फ्रेंडली ब्रिज हो, ये सारी चीज़ें हों। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक, यानी यह इंपॉर्टेंट क्यों, इतना ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हीट वेव्स आते हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो समुद्र का स्तर हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपके जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे हैं जितने ग्लेशियर हैं सबके सब पिघल रहे हैं, आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जंगलों में आग लग जा रही है, टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए, सारी चीज़ों को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ज़रूरी है टू प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और जो रिसोर्सेज अभी हैं जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसको अगले जनरेशन तक के लिए रोकने के लिए ज़रूरी है, प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों यहाँ पे कहा गया है, अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जो है जी पाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आ जाता है अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक, यानी अर्बन में प्रॉब्लम्स क्या, रूरल नहीं, यानी जो शहरों में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में अब देखते हैं अर्बन प्रॉब्लम्स, ठीक। तो अर्बन में क्या आ गया, हाईली एनर्जी डिमांड। अर्बन एरिया जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा एसी चलते हैं, ज़्यादा वहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं उसी हिसाब से वहाँ पे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। डिपेंड्स ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और जो आपके अर्बन एरिया वहाँ पे ना पानी इतना मौजूद है कि जो भी शहर होते हैं, शहर के किनारे जो नदी होती है, बीच में होती नहीं, तो कई सारी चीज़ें जो है नहीं की जा सकती। वहाँ पे विंड एनर्जी भी नहीं यूज हो पाती क्योंकि उतनी तेज़ हवाएं नहीं चलती। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है शहरों में। ट्रैफिक और फ्यूल वेस्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रैफिक की वजह से आपके शहरों में। तो ये सारी चीज़ें अर्बन प्रॉब्लम है। इस सारी चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाएंगे, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं। अनइक्वल एनर्जी एसेसिटी, यानी कि जो रूरल एरिया में वहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम मिलता भी है, लेकिन जो शहरों में होता है वो ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे अनइक्वल डिवाइडेशन है। पुअर एनर्जी एफिकेसी भी जो है बहुत ही पुअर होने वाले। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, और एनर्जी कॉस्ट भी इसी की वजह से ज़्यादा जो है अर्बन एरिया में बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, प्रमोट कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी को। जो सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी, उसको प्रमोट करना, जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, हाइड्रो पावर हुआ, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना। यूज करना है एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेंट एंड एलईडी लाइट्स को कीजिए। 100 वाट का लाइट मत यूज कीजिए, वैसे भी आजकल कोई नहीं यूज कर रहा, लेकिन 5 साल पहले आज के बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे थे। 2017-18 तक केवल वही लाल लाल जलता था, हर 10 दिन पे ख़राब होता था, नया आता था, 10 रुपये का मिलता था। लेकिन अब जो है एलईडी लाइट ज़्यादा यूज हो रही है, तो उससे एनर्जी बच रही है। इम्प्रूव जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि रिड्यूस हो फ्यूल यूज का, ठीक। इसके बाद इंकरेज हो ग्रीन बिल्डिंग एंड स्मार्ट अर्बन प्लान्स, इसको इंक्रीज करना है। एजुकेट करना है पीपल को कि एनर्जी सेव करें और रिड्यूस करें वेस्टेज को, जैसे कि अगर थोड़ी दूर जाना है तो साइकिल से जाए, पॉसिबल हो तो पैदल भी चलें, साइकिल से जाएं, या फिर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। इसके बाद में आ जाता है वाटर एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब इसे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो वाटर एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होने वाला है, वाटर एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। एथिक्स का क्या मतलब होता है, मतलब एक कह सकते हैं एथिक्स का मतलब हो जाता है, तो वाटर और इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या होता है, वाटर को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए, कौन कौन से रूल का हमें पालन करना चाहिए। वाटर और इन्वायरमेंटल एथिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ के ऊपर। अगर आप समझदार रहेंगे, आपकी समझ अच्छी रहेगी, तो आप कम से कम जो है पोल्यूशन फैलाएंगे। क्लियर। आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधे लगाना, पानी को साफ रखना,
पॉल्यूशन कम से कम करना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स है, सिद्धांत है। इसके अलावा किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। रिसोर्सेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड फ्यूचर जनरेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रोटेक्ट किया जाए वाटर रिसोर्स को, और भी जो भी नेचुरल इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, ये सारी चीज़ों को सेव किया जाए वर्ल्ड को। ठीक, आगे बढ़ें। वाटर एथिक्स, अब वाटर एथिक्स में क्या आता है? वाटर इज ए इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी के बिना कितने लोग जी सकते हैं, कमेंट कीजिए जरा। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक, यानी वाटर जो है वो जीवन के लिए आपके जरूरी है। एवरीवन हैज ए राइट टू क्लीन एंड सेफ वाटर, सभी का राइट है कि वो क्लीन और सेफ वाटर पिए, यूज करे। यानी आपका जो वाटर एथिक्स है वो यही कहता है कि वाटर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सभी का राइट है कि वो क्लीन वाटर और सेफ वाटर का यूज करें। एथिकल यूज आप का मीन क्या होता है, यानी एथिकल का यूज जो कहते हैं कि एथिकल यूज है, वाटर एथिक्स है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? अवॉइड किया जाए वेस्टेज, यानी जो कुछ लोग होते हैं कि मोटर चालू कर दिया उसके बाद नहा रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा, तो उसको बंद किया जाए। अगर आपकी एक बाल्टी में काम हो जा रहा है तो 4 बाल्टी काहे बर्बाद कर रहे हैं भैया, उसको सही कीजिए। शेयरिंग जो क्या करना है, एमंग पीपुल ऑल, यानी सभी को जो है फेयरली अच्छे से, यानी ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करना, सबको समान रूप से शेयर होना चाहिए। प्रोटेक्ट रिवर, ठीक, रिवर को बचाइए, नदी में कूड़ा कचरा मत फेंकिए, नदी को साफ रखिए, तभी जो है आपका जो है वाटर, ग्राउंड लेवल का वाटर और जो है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो पाए। लेक्स को बचाइए, ग्राउंड वाटर को भी बचाइए, पोल्यूशन से बचाइए, ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन कम से कम हो। कुछ लोग होते हैं कि ग्राउंड वाटर में कूड़ा कचरा जो होता है, कई लोगों का जो पुराना पाइप होता है नहीं यूज करें, उसी में डाल देंगे, बरसात के दिनों में उसी में उनके नाली का पानी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करें, ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना। वाटर शुड नॉट बी ओवर यूज एंड प्राइवेटली कंट्रोल्ड फॉर प्रॉफिट। अभी प्राइवेटली कंट्रोल वाला चीज़, जब आप कहीं पे किसी सिटी में जाएंगे जहाँ पे नगर निगम का होगा, तो वहाँ पे देखिए आपको नल तक नहीं गलवाने देते हैं। जो आप नल आपके घरों में होता है वो नहीं होता है, आपको जो सप्लाई का पानी आएगा वही यूज करना है। स्पेशली व्हेन अदर लैक्स एक्सेस, यानी वो चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर कम से कम हो, क्योंकि शहरों में जो होता सारी जगह पे पक्की चीज़ें होती हैं, कहीं पे ताल पोखरा नहीं होता, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या रिचार्ज नहीं हो पाता, दोबारा से वो सही नहीं हो पाता। तो इसीलिए शहर में बंद कर दिया गया, बड़े बड़े शहरों में अब कहीं पर भी ये नहीं हो पाता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो आपका जो है हरियाणा से पंजाब से पानी आ रहा है, दिल्ली में पानी है ही नहीं। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? इन्वायरमेंटल मतलब वही है, पानी को बचाना। इन्वायरमेंटल में नेचर को बचाना, नेचर के वैल्यू को बचाना। इट शुड बी रिस्पेक्टेड, या जो भी कह लीजिए, नॉट जस्ट यूज टू ह्यूमन बेनिफिट, इसको केवल ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करना नहीं सही है। बी मस्ट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, हमको क्या क्या चीज़ करनी है एनवायरनमेंट बचाने के लिए? हमको एकदम ज़रूरी है, बी मस्ट प्रोटेक्ट करना है जानवरों को और फॉरेस्ट को, पेड़ पौधों को, ट्री को। रिड्यूस करना है पॉल्यूशन को, वेस्ट को। यूज करना है नेचुरल रिसोर्स को वाइजली यूज करना। थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, उनके जो है कि वो भी यूज कर सकते हैं, और अनावश्यक यूज करना ज़रूरी ही क्यों है? आप जितना आपको जितना ज़रूरी है, जितना पॉसिबल है उतना बचाइए। क्या ज़रूरत है बिना मतलब का खर्चा करने का? जैसे आप पैसा बचाते हैं वैसे वो भी बचाइए। ठीक, इसके बाद आता है एक्ट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से रूल हैं, हमारे जो लॉ हैं, यानी हमारा जो संविधान है उसमें ऐसे कौन कौन से रूल हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो प्रिजर्वेशन है, यानी उसको बचाना। प्रोटेक्शन मतलब रोकना, और प्रिजर्वेशन मतलब उसको बचा के संरक्षित करना, आगे बढ़ाना, उसको अच्छा करना। तो उसमें कौन कौन से रूल है? तो ये आपका जो है इसमें कई सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन हर एक रूल में 3 से 4 हैं जो उसमें हमारा जो है कौन कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी आप और कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोग अपने बुक में या कहीं से भी देख के वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सबसे पहली बार भारत सरकार 1986 में जागी थी कि इन्वायरमेंट को बचाना है। मेन अम्ब्रेला लॉ, ठीक, अम्ब्रेला लॉ आया था
फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में किस लीग क्या मेन उसका लक्ष्य था, तो उसका लक्ष्य था प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, और वो लॉ कौन सा था, अम्ब्रेला लॉ था। गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी दिल्ली की सरकार है, जो हमारी सेंट्रल सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसको एक कह लीजिए क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है कि कोई भी पॉल्यूशन कर रहा है और नेचर को प्रोटेक्ट करना तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो उस पर एक्शन ले सकता है। फॉर्म्ड आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। देख रहे हैं ना, इंडिया में कुछ भी होता है बिना कांड के तो हो ही नहीं सकता। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक वेब सीरीज आई थी, उसके बारे में बताइएगा। द रेलवे मैन करके शायद वेब सीरीज का नाम था। एक्टर थे, द रेलवे मैन करके आया था, एक्टर साउथ के थे, जो याद नहीं आ रहा, अभी अगर याद आएगा तो बताएंगे। उसको देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या क्या हालत हुई थी भोपाल शहर की। पूरे 3-4 किलोमीटर में लोग जो सोए थे वो फिर जगे नहीं थे। तो द रेलवे मैन करके है, उसको एक बार जरूर देखिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम होगा। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। अब एक हो गया इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, अब दूसरा आ गया पानी भी तो बचाना है, जीना है तो पीना है, ठीक। तो जीने के लिए और पीने के लिए एक और नया रूल आ गया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट भी करना और कंट्रोल करना, उसके पॉल्यूशन को रोकना, ठीक। यानी प्रिवेंट और कंट्रोल दोनों के लिए 1974 में आया था, वो 1983 में आया था। मतलब इन्वायरमेंट को बाद में बचाया गया, पहले पानी बचाया गया था, याद रखिएगा। वो कब आया था, 1986 में आया था, या 74 में आया, पानी वाला पहले आया। इसका क्या है, मेंटेन द क्लीननेस ऑफ रिवर लेक्स वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडी जितनी भी है उसको मेंटेन करना, उसको पॉल्यूशन फ्री करना। नमामि गंगे परियोजना ऐसे ही है, गंगा साफ हुई हो या ना हुई हो। नमामि गंगे परियोजना जो आपकी है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, और इसके अध्यक्ष कौन है, इसका कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आया था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर द पॉल्यूशन एक्ट 1981, यानी जो आपका एयर में पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, उसके लिए एक्ट आया 1984 में। मतलब भारत सरकार तब पहले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तब वो एक एक चीज़ों पे आते हैं। भारत सरकार पहले पानी बचाई, फिर उसके बाद में एयर बचाई, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट पे आई। एम टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल, यानी उसका एम होता है रिड्यूस करना एयर पॉल्यूशन को, कहाँ से, इंडस्ट्री से और व्हीकल से। कंट्रोल करना एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स, ठीक। यानी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना और हार्मफुल गैसेज को रोकना। देखिए आप कितनी फैक्ट्री की जो धुआं है उसको फिल्टर करके निकाला जा रहा है, ज़रा देख के बताइए। द फॉरेस्ट एक्ट, यानी फॉरेस्ट एक्ट क्या था, कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम एंड डाइवर्सिटी, यानी प्रोटेक्ट जो फॉरेस्ट एक्ट था वो 1980 में आया था, ये भी पहले आ गया था उसके। द फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए आया था। रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज टू द गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन देखिए हसदेव कट रहा है, हैदराबाद कट रहा है, इतने रूल होने के बाद में भी सरकार खुद ही कटवा रही है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब आया जानवरों के लिए, ये भी 1972 में आ गया था। मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे बाद में इन्वायरमेंट का आया है। प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो उसमें सारे जानवर आ जाएंगे। नेशनल पार्क का इस्टेब्लिश इसी के अंतर्गत हुआ है। वाइल्ड लाइफ जो भी वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सारे चीज़ों को बचाने के लिए हुआ। इसके बाद द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT एक्ट 2010 में सबसे लास्ट में आया था। स्पेशल कोर्ट डैट हैंडल द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केस, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी थे उसको अलग से उसका कोर्ट बना दिया गया, प्रोवाइड किया गया फास्ट एंड इफेक्टिव लीगल एक्शन। तभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट खटाक से रोकता है कोई भी चीज़ अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ठीक। धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने देखा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर लेक्चर समझ में आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।